इंदौर में आज जो भी हुआ, अगर उससे वहां के 27 लाख वोटरों को ठेस नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र नाम का विचार भी उनके बीच से खत्म होता जा रहा है। 40,000 से ज्यादा नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। उनके सामने भी दो राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के चुनने का विकल्प समाप्त हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2024 का चुनाव अब वाकई डराने लगा है। इंदौर का सूरत हो गया या सूरत का इंदौर हो गया। इंदौर और सूरत में जो भी हुआ, अगर आप उसे उम्मीदवार की लूट नहीं कहते हैं, चुनाव की लूट नहीं कहते हैं, तो लोकतंत्र और चुनाव की समझ पर आपने धर्म की पट्टी चढ़ा ली है। आप जानते सब हैं मगर नहीं जानने की नौटंकी कर रहे हैं। आपसे बेहतर तो वो लोग थे जो इस देश की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा गए, और आप हैं कि धर्म के नाम पर नहीं जानने की नौटंकी कर रहे हैं। इंदौर में आज जो भी हुआ, अगर उससे वहां के 27 लाख वोटरों को ठेस नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र नाम का विचार भी उनके बीच से खत्म होता जा रहा है। विधानसभा के बाद इंदौर में 40,000 से ज्यादा नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। उनके सामने भी दो राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के चुनने का विकल्प समाप्त हो गया है। आप इस वीडियो में निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से पर्चा वापस लेकर जाते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम की देह भाषा देखिए। उन्हें पता है कि जो किया है वो इस देश के लोकतंत्र के प्रति अपराध है, इसलिए नजर नीची करके चले जा रहे हैं। सर झुका हुआ है और साथ में हाथ पकड़े हुए हैं बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला। तमाम मोबाइल कैमरों के बीच अक्षय कांति बम अपना सर झुकाए चुपचाप निकलने के फिराक में हैं और लोकतंत्र को गर्त में छोड़कर सीढ़ियां उतरते हुए चले जा रहे हैं ताकि किसी तरह बाहर का इलाका आ जाए, निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से निकल जाएं और कहीं गायब हो जाएं, ताकि आज किसी से नजर मिलाने की नौबत ना आए। बीजेपी को भी भरोसा नहीं कि उसकी पार्टी में आने वाला यह कांग्रेसी खुद चलकर आ जाएगा, कहीं रास्ता ना बदल ले, बीच रास्ते से गायब ना हो जाए, इसलिए उसे घेर कर बीजेपी के ही लोग अपने साथ लिए जा रहे हैं। इंदौर का यह वीडियो सूरत से काफी अलग है। सूरत से कांग्रेस का उम्मीदवार और उसका प्रस्तावक उम्मीदवारी रद्द होने के बाद गायब हो गया, लेकिन इंदौर में खुलेआम आप देख सकते हैं। इसका वीडियो आपके सामने है। 29 अप्रैल को पर्चा वापसी लेने का अंतिम दिन था। दोपहर 3 बजे तक पर्चा वापसी होनी थी। 23 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। कांग्रेस सहित 8 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। अब भी 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, मगर एक राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इंदौर के 27 लाख मतदाताओं से उनका विकल्प छीन लिया गया। क्या कांग्रेस के उम्मीदवार को किसी और तरीके से डराया गया है? 17 साल पुराने केस में अक्षय कांति और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। 10 मई को सुनवाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि इंदौर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों पर 17 साल पुराने केस में हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ा दी है। 2007 की यह घटना है। जमीन के विवाद का मामला है। आरोप है कि अक्षय कांति और अन्य ने यूनुस पटेल की जमीन खाली कराने का प्रयास किया। बहस हुई तो फसल में आग लगा दी और गोली चलाने का प्रयास हुआ। गोली किसी सतवीर ने चलाई, लेकिन यूनुस पटेल को नहीं लगी। इस मामले में अभियुक्त गण कांति लाल एवं अक्षय जमानत पर हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस तरह के मामले तो इस देश में अनेक हैं। क्या इस वजह से अक्षय कांति को डरा दिया गया, या ये वजह रही होगी कि 10 मई को पता नहीं क्या हो जाए तो उम्मीदवारी वापस ले लेते हैं? अदालत को भी देखना चाहिए कि उसके फैसले का इस्तेमाल किस रूप में हो सकता है, और चुनाव आयोग को भी कि कहीं यह मामला उम्मीदवार को भयभीत करने से तो नहीं जुड़ा है। 2007 का मामला है। यह भी सब कुछ नियम के तहत ही हो रहा है।
कोर्ट ने फैसला दिया तो आप क्या कह सकते हैं? चुनाव के कारण कोर्ट फैसला नहीं देगा, आप ये तो नहीं कह सकते। लेकिन इसी फैसले के बाद अगर उम्मीदवार अपना पर्चा वापस लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ बाहर जाए और बीजेपी में शामिल हो जाए तो क्या यह भय और प्रलोभन का मामला नहीं बनता? अगर इसी तरह उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया तब इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? इंदौर के निर्वाचन अधिकारी के बयान से तो सब कुछ सामान्य लगता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि किसी को भयभीत किया जा रहा है, फील्ड के अधिकारी इस पर नजर रखेंगे। जाहिर है इसमें मतदाता से लेकर उम्मीदवार तक की सुरक्षा और निर्भीकता शामिल है। हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है, और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे। इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे। इतनी तैनाती के बाद यह तीसरी घटना हो गई। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया। रद्द होने के पीछे किसी तरह की साजिश थी या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सूरत में भी नीलेश कुंभानी ने सपने में तो नहीं देखा होगा कि इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं। सूरत से इंदौर इस मामले में अलग है कि इंदौर में सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। आपने वीडियो में देखा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को पकड़कर अपनी पार्टी में लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ही ट्वीट कर इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम जी का स्वागत किया है और इस ट्वीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग किया है। लिखा है कि इनके नेतृत्व में अक्षय कांति का बीजेपी में स्वागत है। मतलब अब छिपाने की भी जरूरत नहीं कि इस खेल से प्रधानमंत्री अनजान हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों से प्रधानमंत्री को दूर रखा जाता है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय गर्व के साथ इसे प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को टैग करते हैं और ट्वीट करते हैं। तब भी निर्वाचन अधिकारी की प्रतिक्रिया से लगता है कि सब कुछ कितना रूटीन की तरह होता जा रहा है। क्योंकि आज नाम वापसी हो रही है और शाम के 3 बजे तक का समय है नाम वापसी का, और इसी क्रम में अभी तक 3 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन। और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई गई। जब हलफनामों की जांच हो रही थी तब भी भाजपा के लीगल सेल ने सवाल उठाया कि अक्षय कांति बम के नामांकन में धारा 307 के मामले का जिक्र नहीं है। खजुराहो में पर्चा रद्द हुआ, कौन जानता है कि पर्दे के पीछे किस तरह का खेल खेला गया होगा। कांग्रेस ने सूरत को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हमें नहीं पता कि सूरत के मामले में चुनाव आयोग ने उस शिकायत पर क्या फैसला दिया। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बस विपक्ष के ही उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो रहे हैं, विपक्ष के ही उम्मीदवारों के पर्चे वापस लिए जा रहे हैं और विपक्ष का ही उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हुआ जा रहा है और यह सब सही सही होता जा रहा है। अब वही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय फोटो ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कितने आत्मविश्वास से सभी को फोटो टैग कर दिया कि कांग्रेस के उम्मीदवार को खुद अपनी कार में लेकर जा रहे हैं। अब इस सवाल का मतलब ही नहीं है कि इसमें प्रधानमंत्री का रोल है या नहीं, या उनकी जानकारी में हुआ है या नहीं, क्योंकि यह ट्वीट प्रधानमंत्री को भी टैग किया गया है। खजुराहो में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का पर्चा रद्द हुआ। इंडिया गठबंधन ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरबी प्रजापति को समर्थन दिया है। जाहिर है खजुराहो में चुनाव दिखावे का रह जाएगा। सूरत और खजुराहो में फर्क यही है कि सूरत में नतीजे घोषित हो चुके हैं, खजुराहो में मतदान की औपचारिकता बाकी है। सवाल है कि क्या यह एक तरह से डकैती नहीं है? अगर इसी तरह से उम्मीदवार पर्चा वापस लेकर बीजेपी में जाते रहे तो क्या बच जाएगा? फिर तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इंदौर को नागपुर के बाद आरएसएस का दूसरा मुख्यालय कहा जाता है। यहां से लगातार 8 बार सुमित्रा महाजन जीतती रही हैं।
2019 में उनका टिकट कट गया और बीजेपी ने शंकर ललवानी को टिकट दिया। शंकर ललवानी 5 लाख से अधिक वोटों से जीते। 2019 में वे देश में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में से थे। जिस शहर में बीजेपी को इतने वोट मिलते हैं, वहां बीजेपी ने यह तरीका अपनाया है। यह कहीं से सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इंदौर की जनता इतनी मासूम भी नहीं है। अगर वह इस खेल में शामिल है, मूक दर्शक है, तो अफसोस की बात है। क्या बीजेपी इसकी जांच कर रही है कि जनता उसकी इन हरकतों को कहां तक बर्दाश्त करती है, स्वीकार करती है? सूरत के 18 लाख मतदाताओं को तो वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा और इंदौर के 27 लाख मतदाताओं के सामने अब एक ही राष्ट्रीय विकल्प होगा। सूरत में लोग चुप हो गए, इंदौर के लोग भी चुप रह जाएंगे। क्या यह एक तरह परीक्षण चल रहा है कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो जनता में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? यह तस्वीर इंदौर के 27 लाख वोटरों का मजाक उड़ा रही है। यह महफिल बता रही है कि 27 लाख वोटर की उम्मीदों का चोखा बनाकर चट किया जा सकता है और इस तरह से पार्टी बदलकर बीजेपी में पार्टी की जा सकती है। बम ने बीजेपी के नेताओं को घर बुलाकर आज पार्टी की शानदार खाना खाया और यह तस्वीर भयानक हो गई। अगर इंदौर को लगता है कि इससे उसका इतिहास शानदार हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो वह भ्रम में है। इतिहास बराबर लिखेगा कि जब सूरत और इंदौर में उम्मीदवारों की लूट हुई तो शहर के नागरिक धर्म की राजनीति में ध्यान लगा रहे थे और दूसरी तरफ देखने की नौटंकी कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खजुराहो, सूरत और इंदौर की घटना बता रही है 2024 के चुनाव के बीच ये चुनाव नहीं होने के 3 मॉडल हैं और तीनों में खास अंतर नहीं। लेकिन अगर यहां की जनता चुनाव नहीं होने को स्वीकार कर रही है या बीजेपी को इसका डर तक नहीं कि जनता क्या कहेगी, मतदाता क्या कहेगा, तब यह बहुत चिंता की बात है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बार कहा है कि इस बार बीजेपी जीत गई तो देश में आगे चुनाव नहीं होंगे। जिस तरह से इंदौर में खुलेआम यह खेल हुआ है, यही डर का कारण है कि यह चुनाव कितना भयमुक्त हो रहा है। जब चुनाव भयमुक्त नहीं होता हुआ लग रहा है, तब यह लोकतंत्र और चुनाव कितना चुनाव बचा रह गया है। सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी की उम्मीदवारी रद्द हुई। अचानक खबर आ जाती है कि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही नहीं है, प्रस्तावक गायब हैं। कांग्रेस के साथ साथ बाकी सभी उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले चुके हैं और बीजेपी के उम्मीदवार को विजेता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इस चुनाव में सूरत के 18 लाख मतदाताओं से वोट डालने का सुख छीन लिया गया। धर्म की राजनीति ने पिछले कई दशकों में उन्हें इस हाल पर ला छोड़ा है कि बोल भी नहीं पा रहे हैं। सूरत के अखबारों में विस्तार से खबरें छपी हैं कि किस तरह बीजेपी ने पर्दे के पीछे से खेल की योजना बनाई, लेकिन इंदौर में तो सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। सब देखते रहे कि कांग्रेस का प्रत्याशी पर्चा वापस लेकर कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। उसने सूरत की घटना को तुरंत भुला दिया, लेकिन सूरत पर आप हमारे दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। अभी वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, जब लोकतंत्र का सत्यानाश पूरा हो जाएगा तो आपके पास भी काफी वक्त रहेगा, तब हमारा वीडियो देख लीजिएगा। कई तरह के किस्से चलाए जा रहे हैं ताकि लगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस से नाराज था, कांग्रेस के नेतृत्व की गलती है। ऐसी कहानियां कभी भी बनाई जा सकती हैं। गोदी मीडिया मिनटों में साबित कर देगा कि इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं। मध्य प्रदेश में 2 चरणों के मतदान हुए, दूसरे चरण में 9% वोट कम हुआ है 2019 की तुलना में। यही नहीं, महिलाओं के वोट में भी गिरावट देखी गई है, बहुत भारी। मूल बात है कि 27 लाख मतदाताओं को विकल्पों से वंचित कर दिया गया। इस घटना को नॉर्मल मान लेना भी खतरनाक है। चुनाव जनता के बीच और उम्मीदवारों के बीच होने चाहिए। किस उम्मीदवार के साथ क्या हो रहा है, उसके परिवार और रिश्तेदार को केस मुकदमों का डर दिखाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, विपक्ष के उम्मीदवार को कैसे भयभीत किया जा रहा है, आप नहीं जानते हैं। अगर यही होता रहा तो जनता कुछ और चाहती होगी और नतीजा कुछ और निकलने वाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट किया है कि पहले अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक निर्विरोध, फिर खजुराहो में नामांकन रद्द, उसके बाद सूरत में निर्विरोध, अब इंदौर में निर्विरोध। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया।
इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 बढ़ा दी गई। मतलब साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक जाकर जनता के अधिकारों का दमन करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। चंपई सोरेन सवाल उठाते हैं कि क्या आपको अब भी लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे? आज इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उसका पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा दिया। जो मैसेज था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग भी करना है। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे प्रदेश की जनता से, मैं प्रार्थना करता हूं पूरे देश की और खासकर इंदौर की जनता से कि लोकतंत्र में आपको बिलीव है, विश्वास है, तो फिर इस तानाशाही के अगेंस्ट पूरे देश को, प्रदेश को खड़ा होना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस बीजेपी का विषय है ही नहीं। जो परिवार का साथी ये सोचता है कि मुझे वोट देकर मेरी सरकार चुननी है, मेरा जनप्रतिनिधि चुनना है, मुझे आगे भी मेरे देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है, मेरा आरक्षण मजबूत रखना है। बहुत से टीवी के जानकार आपको तुरंत समझा देंगे कि यह कांग्रेस के नेतृत्व की कमजोरी है, कांग्रेस को पार्टी मैनेज करना नहीं आता है। मगर कोई भी यह नहीं बताएगा कि प्रचंड बहुमत की ताकत से लैस, कई हजार करोड़ के चंदे से लैस बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? वह क्यों किसी दल के उम्मीदवार को मैदान से हटा रही है? क्या उसका ऐसा करना मतदाताओं को धोखे में नहीं डालना है, वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं करना है? क्या इसीलिए यह सब किया जा रहा है कि चुनाव ना हो? यहां बड़ी खबर क्या है, इस पर गौर कीजिए। कांग्रेस का कमजोर होना या बीजेपी का मैदान से किसी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार से हटाकर अपनी पार्टी में मिला लेना, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मगर अंग्रेजी बोलने वाले निहायत ही थर्ड क्लास गोदी संपादक आपको कहीं और दिखाना चाहते हैं। उनके लिए लोकतंत्र की यह लूट भी सामान्य चुनावी हेराफेरी की घटना है। ऐसे ही लोग हर चुनाव में इस तरह की घटिया रिपोर्टिंग से चुनावी करतूतों को आपकी नजरों में सामान्य बताते रहे हैं। भारत में आज कम से कम कर्नाटका के सेक्स कांड की चर्चा होनी थी। जेडीएस का उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना देश से भाग गया है। इस पर अनगिनत महिलाओं के साथ कथित रूप से बलात्कार करने और यौन संबंध के लिए मजबूर करने के आरोप हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रचार किया था। इस कांड से देश को सन्नाटे में आ जाना चाहिए, मगर यह खबर भी सामान्य खबर की तरह पीछे धकेल दी गई। बीजेपी की खबरों को पिछले दरवाजे से मैनेज किया जा रहा है और विपक्ष के उम्मीदवारों को पिछले दरवाजे से दबोच लिया जा रहा है। कर्नाटका के गुलबर्गा में प्रियंका की रैली में आई यह भीड़ क्या आश्वस्त करती है कि जनता के पास अब भी कुछ बचा हुआ है? चुनाव जनता लड़ रही है या लड़ाई का मैदान कहीं और शिफ्ट हो गया है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है। और यह बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए
यह महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार तार करने का मामला है। मुझे बड़ी हैरानी है कि अभी तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश है इतनी बड़ी घटना पे। इंदौर और तेलंगाना से आने वाली खबरें बता रही हैं कि 2024 के चुनाव के पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस ने 1 मई को दिल्ली बुलाया है। रेवंत रेड्डी से कहा गया है कि उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा कराने होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अमित शाह से जुड़े फेक वीडियो के केस में गिरफ्तारी भी हुई है। अब बीच चुनाव में एक तीसरे मुख्यमंत्री भी टारगेट पर आ गए हैं। सैकड़ों हजारों सेक्स वीडियो का आरोपी भागकर जर्मनी चला गया है। उसके पीछे कोई पुलिस नहीं, लेकिन वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस एक मुख्यमंत्री को बुलाना चाहती है। आपका लोकतंत्र जा रहा है, चला गया तो बुलाने पर भी नहीं आएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।